नमस्ते। अच्छा, जब भारत के त्योहारों की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? दिवाली, होली, ईद, यही सब है ना? पर सच तो ये है कि इन बड़े जाने-माने त्योहारों के अलावा भी भारत में हज़ारों ऐसे अनोखे लोकल फेस्टिवल्स हैं जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी की असली कहानी बताते हैं। तो आज की ये जो हमारी पड़ताल है, उसे एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सुना है 100 ढोल वाले त्योहार के बारे में? इस सवाल को जरा याद रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब आगे इसी सफर में मिलने वाला है। तो फिर चलिए निकलते हैं भारत के कल्चरल मैप पर, एक ऐसे सफर पर जहां हम उन अनदेखे कोनों को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ ऐसे कमाल के फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे जो मेन स्ट्रीम बातों से अक्सर दूर ही रह जाते हैं। तो हमारे इस सफर की शुरुआत हो रही है भारत के नॉर्थ ईस्ट से, एक ऐसा इलाका जो अपनी बिल्कुल अलग ट्राइबल संस्कृतियों और बहुत ही वाइब्रेंट मतलब जिंदा दिल त्योहारों के लिए फेमस है। सबसे पहले हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ मोनपा ट्राइब लोसार फेस्टिवल मनाती है और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये असल में तिब्बती न्यू ईयर है और ये सिर्फ अरुणाचल में ही नहीं बल्कि लद्दाख जैसे इलाकों में भी मनाया जाता है। इससे पता चलता है कि इस पूरे रीजन का कल्चरल कनेक्शन कितना गहरा है। अच्छा, अब अरुणाचल से आगे बढ़ते हैं नागालैंड की तरफ। यहाँ हर साल दिसंबर की पहली 10 तारीखें पूरी तरह से डेडिकेटेड होती हैं एक बहुत बड़े इवेंट के लिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं है जी, ये तो पूरे 10 दिन तक चलने वाला एक कल्चरल महाकुंभ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है ना? जरा सोचिए, नागालैंड की सारी ट्राइब्स एक साथ आती हैं अपनी यूनिक परंपराएं, अपना म्यूजिक, अपना आर्ट, सब कुछ दिखाने के लिए। ये एकता और कल्चरल प्राइड का एक जबरदस्त नज़ारा होता है। चलिए अब चलते हैं मेघालय। यहाँ की गारो जनजाति मनाती है वांगला फेस्टिवल। और हाँ, याद है वो शुरू वाला सवाल? उसका जवाब यहीं छिपा है। जी हाँ, वांगला फेस्टिवल को ही 100 ढोल वाला त्योहार कहते हैं। और नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस फेस्टिवल के दिल में, इसके सेंटर में सैकड़ों ढोल एक साथ बजते हैं जिनकी गूंज हर तरफ होती है। ये जो पावरफुल और रिदमिक बीट्स है ना, ये फसल के बाद शुक्रिया अदा करने का और जश्न मनाने का तरीका है। पूरे माहौल में एक अलग ही एनर्जी भर जाती है सच में। अब बात करते हैं मिजोरम की। यहाँ हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है चापचर कुट। ये भी एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसे तब मनाते हैं जब झूम कल्टीवेशन मतलब जो पहाड़ों पे पारंपरिक खेती होती है उसका काम पूरा हो जाता है। तो ये बेसिकली नेचर को थैंक यू कहने का और एक नई शुरुआत को सेलिब्रेट करने का तरीका है। तो नॉर्थ ईस्ट का हमारा ये सफ़र अब हमें लेकर आया है असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है जिसे कहते हैं अंबुबाची मेला। और ये मेला इतना बड़ा है और इसकी धार्मिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इसे पूर्व का महाकुंभ तक कहा जाता है। हर साल यहाँ लाखों भक्त और तांत्रिक इकट्ठा होते हैं। मतलब ये आस्था, विश्वास और थोड़े रहस्य का एक गजब का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ की आस्था और परंपराएं कितनी गहरी हैं। तो चलिए अब नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से उतरकर पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि यहाँ की परंपराओं में क्या खास है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जैसे मुंडा और हो, वो सरहुल को अपने न्यू ईयर के तौर पर मनाती हैं। और ये सिर्फ कैलेंडर बदलने जैसा नहीं है, ये तो पेड़ों और नेचर की पूजा करके धरती माँ को थैंक यू कहने का और नई जिंदगी का वेलकम करने का एक फेस्टिवल है। अच्छा, अब चलते हैं बिहार, जहाँ लगता है सोनपुर मेला। ये मेला ना अपने आप में बड़ा यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसका मेन अट्रैक्शन जानवर हैं। मतलब जहां ज्यादातर मेले डांस, गाने और कल्चरल परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं, वहीं सोनपुर मेला जानवरों के व्यापार की सदियों पुरानी परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। सोनपुर मेला इसलिए भी इतना फेमस है क्योंकि इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। और एक जमाना था जब ये हाथियों की बिक्री का एक बड़ा ग्लोबल सेंटर हुआ करता था। सोचिए, इससे इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। हमारा सफर अब आगे बढ़ रहा है वेस्ट और साउथ इंडिया के कल्चरली रिच इलाकों की तरफ। यहाँ तो हर फेस्टिवल अपनी एक अलग ही कहानी कहता है। महाराष्ट्र में नए साल का वेलकम होता है गुड़ी पड़वा के साथ। और इस फेस्टिवल की सबसे खास पहचान है गुड़ी। ये एक स्पेशल डेकोरेटिव चीज होती है जिसे हर घर के बाहर लगाया जाता है। तो सवाल ये है कि ये गुड़ी आखिर बनती कैसे है? देखिए, इसमें एक बांस की स्टिक होती है, उसे सिल्क के कपड़े में लपेटते हैं और फिर फूलों की माला से सजाते हैं। फिर इसे घर के बाहर थोड़ा ऊंचाई पर लगाया जाता है
और ये सिंबल है बुराई पर अच्छाई की जीत का और आने वाले साल में खुशहाली का। अब सीधा चलते हैं साउथ में, केरल। यहाँ का ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल है ओणम, और ओणम ना सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक इमोशन है। मलयालम कैलेंडर का जो पहला महीना होता है चिंगम, उसमें इसे मनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये महान राजा महाबली के वेलकम का प्रतीक है। वापस चलते हैं वेस्ट में, गुजरात। यहाँ का सबसे बड़ा ट्राइबल फेयर है चित्र विचित्र मेला। इसे गरासिया और भील कम्युनिटी के लोग बड़े ही जोश के साथ मनाते हैं। और ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि ये यंग लोगों के लिए अपना लाइफ पार्टनर चुनने और अपने सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करने का एक बहुत ज़रूरी मौका भी होता है। तो इस वर्चुअल सफ़र में हमने जो कमाल की डाइवर्सिटी देखी है, वो हमें भारत की कल्चरल सोल के, मतलब इसकी आत्मा के और करीब ले आती है। हमने नए साल के सेलिब्रेशंस देखे, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में जाना, यूनिक ट्राइबल मेलों को एक्सप्लोर किया और बड़े बड़े धार्मिक जमावड़ों का स्केल समझा। सच कहूं तो यही डाइवर्सिटी ही तो भारत की असली पहचान है। और अब आखिर में एक सवाल, या कहिए एक सोच। हर त्योहार सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं होता, वो अपने आप में एक जीती जागती कहानी है। तो सवाल ये है कि इन सभी परंपराओं में से कौन सी परंपरा अपने लोगों, उनकी हिस्ट्री और उनकी वैल्यूज़ के बारे में सबसे पावरफुल कहानी बताती है? शायद इसका जवाब हर परंपरा में ही छुपा है।